15 लाख तो वो तो आके चले गए। आगे आपके खाते में? मेरे खाते में तो आ चुके पूरे हैं। 15? कि यहाँ का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद थानों की दलाली और उल्टे सीधे सब काम छोड़ करके, इस पे कब्जा कर, उस पे मुकदमा कर, ये सब छोड़ करके अब रोजगार की तरफ गया है। थानों में भीड़ कम हो गई रोजगार की है तरफ और गया। शराफत की तरफ। मुझे नहीं लगता कि जनता परेशान है। जिस किराना के पास, जिस किराना को पलायन के नाम से लोग जानते थे, जिस किराने को लोग नशे के नाम से जानते थे, आज उस किराना को मोदी जी ने इतना बड़ा हाईवे दिया है कि जो यहाँ 5 लाख रुपए बीघा की ज़मीन थी वो सीधे 1 करोड़ बीघा पे 95 लाख रुपए बीघा उसमें इजाफा हुआ है। स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली। हमारी चुनावी यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान 19 तारीख को होगा। 2 दिन बाकी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कैराना में। कैराना का माहौल क्या है, जनता किस तरफ करवट लेगी, इस तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मुफ्ती वजाहत साहब। मुफ्ती वजाहत साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कैराना का माहौल क्या है। क्या लग रहा है क्या मुफ्ती साहब? कैराना का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। कैराना में पहले से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद चौधरी प्रदीप तकरीबन 90,000 वोटों से जीत करके आए थे और 5 साल यहाँ सांसद रहे हैं। बीजेपी ने उन पर दोबारा विश्वास करके उनको टिकट दिया है। बहुत शरीफ, इंतहाई सज्जन और बहुत ही शानदार शख्सियत के मालिक हैं। बहुत ईमानदार भी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लोग उनसे मोहब्बत भी करते हैं। और जो कैराना में एक राजनीति हुआ करती थी, पुलिस की राजनीति, गंदी राजनीति, माफियाज़ की राजनीति, वो उस राजनीति से बहुत दूर के इंसान हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको दोबारा टिकट दिया है और मेरा ख्याल ये है कि पिछली बार से डबल के मार्जिन में वो इस बार चुनाव जीत करके आएंगे। आप कह रहे हैं कैराना का माहौल सही है। हम सुबह से घूम रहे कैराना में, जनता परेशान है। जनता कह रही इस बार बदलाव होगा। किस तरह का बदलाव होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जनता परेशान है। जिस किराना के पास, जिस किराना को पलायन के नाम से लोग जानते थे, जिस किराने को लोग नशे के नाम से जानते थे, आज उस किराना को मोदी जी ने इतना बड़ा हाईवे दिया है कि जो यहाँ 5 लाख रुपए बीघा की ज़मीन थी वो सीधे 1 करोड़ बीघा पे 95 लाख रुपए बीघा उसमें इजाफा हुआ है। आप ये देख किराना की तरक्की देखिए। करनाल, पानीपत, शामली, किराना इस तरह आपस में जुड़ गए हैं। किराना को वो तरक्की, आप ये भी पूछिए किराना के लोगों से, अगर ये परेशान है कि क्या किसी 50 साल में किसी ने सोचा था कि किराना इतनी तरक्की करेगा? ये सब मोदी जी की देन है। मोदी जी ने बहुत विकास किया है, तरक्की की है। और किराना के हालात, सड़कों के हालात आप देखिए। बड़ौत पानीपत जब से मैंने होश संभाला, चूँकि मैं शामली का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली जाता था तो हमने ज़िंदगी में रास्ता ही बदल दिया था जाने का। पहले हम पानीपत जाते थे और पानीपत से संभाल का होते हुए दिल्ली जाते थे। हमने सोचा ही नहीं था कि हमारी ज़िंदगी में कभी ये बड़ौत बागपत का हाईवे तैयार होगा और हम इस हाईवे से इतने करीब बिल्कुल हैं। 90 किलोमीटर आते हैं, 150 किलोमीटर घूम करके। लेकिन ये मोदी जी की देन है कि आज हम दिल्ली से 1.5 घंटे में शामली आ जाते हैं अपने घर पर। हर तरह की तरक्की। ज़मीन के रेट बढ़ गए, तो उस ज़मीन का क्या करें जिस पर मकान बनने के बाद बुलडोजर चल जाता है? हाँ, बहुत शानदार बात है। चूँकि ये आप दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं। देखिएगा, बुलडोज़र चलाने की भी एक प्रक्रिया है। मैं अगर इनलीगल कोई कंस्ट्रक्शन कर लूँगा, यहाँ मैं भी एक मकान में बैठा हुआ हूँ और ये ग्राम समाज की ज़मीन पर मकान है, तो क्या प्रशासन या हमारे देश का संविधान या कोई कानून इजाज़त देगा मुझे कि मैं कंस्ट्रक्शन कर लूँ? बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ। अगर आप अवैध निर्माण बनाओगे तो टूटेगा। टूटेगा। लेकिन अगर आप कोई क्राइम कर रहे हैं तो उसका बदला आपका घर तोड़ के लिया जाएगा, ये जायज़ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बहुत केसों में हुआ है। बहुत केसों में यूपी हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। मैंने उन केसों को स्टडी किया है। मध्य प्रदेश के बारे में मुझे जानकारी नहीं, यूपी में मैंने किया है। पूरे यूपी में शामली, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, तकरीबन मैं इन 5-7 ज़िलों में मुझे बहुत अच्छे से लोग जानते हैं। मैं भी लोगों को जानता हूँ, गांव-गांव, घर-घर जानते हैं मुझे लोग। एक थोड़ा सा मोहब्बत है, ताल्लुक़ है। मुझे याद नहीं मेरे पूरे ज़िले में कोई बुलडोज़र चला हो। कोई एक आध जगह, किराने में एक जगह चला था, चूँकि वो पूरी कॉलोनी ही नाजायज़ काटी थी। हाँ, चला था। चलाना सही है या गलत है? सही है। संवैधानिक या असंवैधानिक है, बताइए। संविधान के खिलाफ तो हम बुलडोज़र चला ही नहीं सकते। संविधान के खिलाफ? हाँ, नहीं चला सकते संविधान के खिलाफ। नहीं, संविधान के खिलाफ हम उसको चलाएंगे कैसे? भाई, अगर हम इस मकान पर बुलडोज़र चला रहे हैं तो ये मकान तो पहुंच जाएगा कोर्ट। अच्छा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। बुलडोजर जो चल रहा है वो कब, जब कोई क्राइम करता है उसके बाद ही क्यों चलता है? पहले क्यों नहीं दिखता कि अवैध है या अवैध हाँ, नहीं? ये भी है। चूँकि शिकायतें तभी मौसूल होती हैं कि ये अपराध हैं, इसके उन अपराधों की लिस्ट मिलती है, तो जाहिर सी बात है उससे पहले कोई शिकायत करे तो उससे पहले भी ये काम हो सकता है। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी नारा दे रही है 400 पार का। बीजेपी के नेता कह रहे हैं 400 पार होते ही संविधान बदला जाएगा। नहीं, देखिए, ये मैं कई दिन से सुन रहा हूँ और कई चैनलों पर मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। संविधान ऑलरेडी देश में मौजूद है, संविधान से देश चल रहा है, संविधान से ही जो है हुकूमत चल रही है।
ऐसा कुछ बीजेपी का इरादा या मैनिफेस्टो में इस तरह की कोई बात मैंने नहीं पढ़ी। नेता अगर कह रहे हैं, जो नहीं, उम्मीदवार नेता हैं मुझे BJP पता नहीं क्या कह रहे होंगे। जो उम्मीदवार हैं देखिए, किसी की जुबान में कैसे पकड़ सकता हूँ, नहीं, लेकिन क्योंकि इस मुल्क में, हाँ, इस मुल्क में बात जो है वो मैं लिखा पढ़ी में करनी जानता हूँ। अगर वाकई बीजेपी के मैनिफेस्टो में इस तरह की बात है तो मैं आपको अभी उसका जवाब देने के लिए मतलब तैयार हूँ। अगर मैनिफेस्टो में इस तरह की बात नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर बीजेपी इसकी विचारधारा नहीं रखती। कुछ एमपी कुछ कह रहे थे तो आपको पता है कि दिल्ली के भी कुछ एमपी कुछ कह रहे थे, उनकी टिकट कहाँ है ये भी आपको पता है। तो इस बार जो बोल रहे हैं अगली बार 2029 में करेंगे बात। 24 के बाद देश संविधान से चलेगा या बदल दिया जाएगा? हर हाल में संविधान से चलेगा, 24 के बाद भी, 29 के बाद भी, और 36 के बाद भी, और 38 के बाद भी, हर हाल में संविधान से चलेगा। अच्छा, ये बताइए, कैराना के जो मुसलमान हैं वो काफ़ी परेशान हैं, कह रहे हैं हम बदलाव चाहते हैं। जो पिछले जो बीजेपी के वो थे सांसद, उनके राज्य में काम नहीं हुआ, वो हमारे गांव में नहीं आते थे। और ये खाली मुसलमानों की समस्या नहीं है, जाट गुजर और समुदाय के जो लोग हैं वो भी उनके खिलाफ हैं, और वो इस कदर खिलाफ हैं कि उसका इकरा हसन का साथ दे रहे हैं। देखिए, बदलाव वाकई अगर कराने की आवाम चाहती है तो ऐसे परिवार से बदलाव चाहिए जिसने हमें स्कूल नहीं दिए। उस परिवार में ये तीसरे आदमी हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ने आए। इनकी माँ लोकसभा की एमपी रही हैं, इनके फादर लोकसभा के एमपी रहे हैं, इनके दादा लोकसभा के एमपी रहे हैं, ये एमएलए इनका भाई है, मिनिस्टर इनके घर में ख़ानदान में रहे। पिछले 40 सालों से लोकसभा की सीट इनके पास चली आ रही है। ना में मेडिकल मिला है, ना कोई मेडिकल कॉलेज बना हो तो मुझे बताइए, प्राइमरी स्कूल बने हों वो बताइए, मुझे एजुकेशन की कोई व्यवस्था की गई हो वो बताइए, मेडिकल की कोई व्यवस्था की गई हो वो बताइए। तो जाहिर सी बात है, आप ठीक कह रहे हैं, बदलाव तो चाह रही है। प्रदीप साहब ने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने स्कूल बनाए? देखिए, प्रदीप साहब का एक ही कार्यकाल गुजरा है और जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। इसका डाटा उनके पास मौजूद है। सरकार के तो 2 हो गए ना। नहीं, सरकार के 2 हो गए तो मैंने बताया आपको कैसा इलाका था ये। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, कितने ये मेडिकल ऐसा कॉलेज इलाका था कि जहां आप इस वक्त बैठे हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि समाजवादी की सरकार में इस गांव से वापस जाएं और सही सलामत चले जाएं। वो आपकी बात जायज़ है कि हाईवे बना, लोगों की ज़मीन के दाम बढ़े। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप ही की बात पे पूछ रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेज कितने बने, स्कूल कितने खुले, हॉस्पिटल कितने बने? नहीं, स्कूल तो यहाँ केंद्रीय स्कूल भी आ गए हैं 2-3, खुद बागपत में भी आ गया है, शामली में भी आ गया। ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं, स्कूल भी बन रहे हैं, कॉलेज भी बन रहे हैं, सभी बन रहे हैं। मैं उस 40 साल का अरसा छोटा नहीं होता। मैंने बदलाव की बात की। 40 साल का तो वो हाँ, उनको 40 सजा साल मिल का गई। हाँ, नहीं मिल रही है, सजा मिली, अभी और मिलेगी। 14 में जनता ने बदलाव किया, अभी और मिलेगी। 19 में बीजेपी को फिर से समर्थन मिला। लेकिन जब 10 साल रहने के बाद इन्होंने भी तो कुछ नहीं किया ना। नहीं, बहुत कुछ किया है। अब आप अगर देखिएगा। मेडिकल कॉलेज बना होता, बताइए, आपने मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया था ना अभी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ शामली में नहीं आया, आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, आ जाएगा। बागपत नहीं, बागपत में आ गया है, बहुत पड़ोस में है हमारे। पहले तो हम दिल्ली जाते थे या कहीं अलीगढ़ जाते थे, कहीं कहीं ज़िलों में नहीं होता था, सहारनपुर में है हमारे पास। शामली चूँकि बहुत छोटा ज़िला है और बना भी अभी है, बहुत दिन नहीं हुए शामली को बने हुए। मुजफ्फरनगर में ऑलरेडी है मेडिकल कॉलेज और हमारी सरकार ने भी पहले से भी वहाँ था और अब भी चला रही है सरकार उसको। तो ऐसा नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय आया हमारे यहाँ। और बागपत के एमपी सतपाल साहब ऐसी जगह जो है बाकायदा मशवरा करके केंद्रीय विद्यालय लाए हैं जो शामली और बागपत का बॉर्डर है, ताकि दोनों लोग उससे फ़ायदा उठा सके। मुफ्ती साहब, आप मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, इस वक्त मुस्लिम समुदाय की समस्या क्या है यूपी में? मुस्लिम समुदाय की समस्या जो है वो इस इलाके की बात करूंगा, सबसे बड़ी समस्या है नशा, जो पिछले 40 सालों से इनकी रग रग में जा चुका है। ये बेच भी रहे हैं, ये कर भी रहे हैं, ये खा भी रहे हैं, ये सूंघ भी रहे हैं। सरकार पिछले 10 सालों में बहुत उसको कंट्रोल करने की एक तरीके से मुहिम चलाई गई है। अधिकारी चूँकि आते हैं बेचारे, कोशिशें करते हैं, लेकिन उसमें समाज सुधार जो है वो थोड़ा सा अभी हमें भी ज़रूरत है उस पर काम करने की। समाज के लोगों को बहुत बड़ी समस्या है, तालीम की कमी बड़ी समस्या है, और यहाँ राजनीति में एक दूसरे की मदरसा बोर्ड को तो ख़त्म कर दिया जाता है। नहीं, मदरसा बोर्ड को कहाँ ख़त्म किया? ये नहीं, बिल्कुल नहीं रोका, संवैधानिक करार कर दे दिया। हाई कोर्ट में मैटर था, पूरी बात बतानी चाहिए, मीडिया वालों की जिम्मेदारी है। हाँ, मीडिया वालों की जिम्मेदारी है कि पूरी बात करें। हाई कोर्ट में मैटर था, हाई कोर्ट का जो आदेश हुआ उसका सरकार ने पालन किया। फिर वो अभी पालन भी पूरा नहीं हुआ कि मैटर सुप्रीम कोर्ट चला गया है और मैटर ऐसे ही एज इट इज़ लटका हुआ है। मदरसा बोर्ड का तो हम लोगों ने, सरकार ने चेयरमैन बनाया हुआ है, बाकायदा फंड भी है। ये तो बातें नहीं होनी चाहिए। मदरसा बोर्ड का चेयरमैन भी, उर्दू अकेडमी का चेयरमैन भी है, वक्फ बोर्ड का, सब चीज़ों के चेयरमैन है। कोई माइनॉरिटी कमीशन का भी, कोई ऐसी माइनॉरिटी की कमेटी नहीं जिस पर सरकार ने चेयरमैन ना बिठाया हो, ऐसा नहीं है। ये बातें नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को तहकीक से बात करनी चाहिए। मतलब ठीक ठाक चल रहा है, बिल्कुल अच्छा चल रहा है। और मैं यूपी के मुसलमानों को लेकर तो मैं 1-2 मामलात में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कौन से? कि यहाँ का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद थानों की दलाली और उल्टे सीधे सब
काम छोड़ करके इस पे कब्जा कर, उस पे मुकदमा कर, ये सब छोड़ करके अब रोजगार की तरफ गया है। थानों में भीड़ कम हो गई रोजगार की तरफ है और गया। शराफत की तरफ आ रहा है। लेकिन जो रोजगार की तरफ जा रहे हैं लोग, उनको तो लाठी मार के भगाया जा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। अब देखिए, पेपर लीक ऐसे हुआ, रोजगार कैसे पेपर लीक हुआ तो उस पर कार्रवाई की हुकूमत ने, जो हुकूमत की लगातार जिम्मेदारी हो रही। बनती है। अब लगातार भी हो रहे हैं तो लगातार ही कार्रवाई भी हो रही लेकिन है। कब तक होते रहेंगे? वो आपको मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि आइंदा पेपर लीक ना हो। रोजगार मिलेंगे 2 बिल्कुल करोड़ मिलेगा, प्रति बिल्कुल वर्ष, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 2 करोड़ बिल्कुल मिलेगा। और 15 लाख भी आएंगे। 15 लाख तो वो तो आके चले गए, चले गए आगे आपके खाते में? मेरे खाते में तो आ चुके हैं पूरे 15? ठीक है, तो ये थे मुफ्ती वजाहत साहब, जिनका कहना है कि कैराना में कोई बदलाव नहीं होगा। बीजेपी के उम्मीदवार फिर से चुनाव जीतेंगे और इंडिया गठबंधन की हार होगी। प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही बनेंगे।